नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आज दिल्ली और पलवल के दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रहने वाले हैं। हरियाणा डे पर ट्रेड फेयर में हरियाणा की गैलरी का जायजा लेंगे। पलवल में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बात कर लेते हैं प्रदूषण की। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है और कुछ जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर विचार किया जा रहा है। कोयले से चलने वाली कंपनियों को फौरी तौर पर बंद किया गया है। साथ ही पर्यावरण के मुद्दे को लेकर कमेटी का भी गठन किया गया है। स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है। इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो हैं डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आध में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। वहीं जींद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आज होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों और पूर्व विधायकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिकायतें सुनेंगे। तो आपको बता दें कि जींद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आज होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों की शिकायतें आज सुने जा रहे हैं। विधायक, पूर्व विधायक जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा में करीब 2 साल बाद फिर से 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 दिसंबर से पूरी हाजिरी के साथ स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है। कोरोना के घटते मामलों के बीच मनोहर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दें आपको। 1 दिसंबर से स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं। कोरोना के घटते मामलों के चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है और पूरी हाजिरी के साथ हरियाणा में 1 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा के किसानों में आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने पंजाब के साथी किसान नेताओं पर हरियाणा के किसान नेताओं की लोकप्रियता से चिढ़ने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी के आरोप सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि चढ़ूनी ने इस बार आरोप सरकार पर नहीं बल्कि अपने ही साथी किसान नेताओं पर लगाए हैं। चढ़ूनी का दावा है कि पंजाब के किसान नेता हरियाणा के किसान नेताओं की लोकप्रियता से चिढ़ गए हैं। उन्होंने पंजाब के किसान नेताओं पर आंदोलन में शहादत देने वाले सैकड़ों किसानों के बलिदान की भी अनदेखी करने का आरोप चढ़ा। हालांकि चढ़ूनी ने साफ कहा कि आंदोलन को किसी भी कीमत पर डिरेल नहीं होने देंगे, भले ही उन्हें झुकना ही क्यों न पड़ जाए। पंजाब के लोगों ने हमें पसंद करना शुरू कर दिया। पंजाब के लोग जगह जगह हमारी रैलियां करवाना चाहते हैं, हमारी पंचायतें करवाना चाहते हैं। इसलिए पंजाब वाले जो लीडर हैं उनको जलन पैदा होगी और ये सारा षड्यंत्र खेल दिया है। और हम इस आंदोलन को बचाने के लिए हम सिर झुका भी सकते हैं, सिर कटवा भी सकते हैं। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। गुरनाम चढ़ूनी का आरोप ये भी है कि पंजाब के किसान नेता हरियाणा में नकली स्कैम खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ किसान नेता उनके बहकावे में आ गए हैं। अब ये एक नकली स्कीम और बना दी गई। कुछ लोगों ने बीच में पड़ के, पंजाब के लोगों ने जो है वो मीटिंग करके ये तय किया कि हरियाणा में फूट डाली जाए, हरियाणा के लोगों को खिलाफ किया जाए। इसके अलावा चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब के किसान नेताओं ने
25 नवंबर के हरियाणा के किसान नेताओं के पैदल मार्च के कार्यक्रम को भी रद्द करवाने का षड्यंत्र रचा। वहीं पंजाब के किसान नेताओं ने बताया कि 29 नवंबर का दिल्ली कूच का कार्यक्रम तय है। पूरे मामले को देखते हुए हम अपना 25 का दिल्ली कूच का प्रोग्राम वापस लेते हैं और हमें खुशी है कि ये प्रोग्राम हमने हरियाणा की तरफ से रखा था और अब ये प्रोग्राम सारे देश के किसान यहाँ से रख रहे हैं। नहीं, कोई बदलाव नहीं। देखो बिल्कुल वही है जो ਅਸੀਂ फैसला किया। 500 ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। हर रोज 500 का जथा जाएगा, उत्थे ही बैठ जाएगा, मुड़ के नहीं आएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच उभरते मतभेदों की जो दीवार खड़ी हो रही है वो किसान आंदोलन के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। किसान आंदोलन को अगर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है तो हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ना होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने गृह हल्का अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर खासे गंभीर नजर आए। इसे लेकर अनिल विज ने सभी विभागों की एक बैठक अपने आवास पर बुलाई, जिसमें अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि विकास में ढील और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनियां। साथ ही अधिकारियों को हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचाने के भी निर्देश जारी किए। दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्युनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है। कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता वो करे। सिरसा के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और सिरसा प्रभारी बजरंग दास गर्ग ने शिरकत की। बैठक में सिरसा जिले के कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर मंथन किया गया। कांग्रेस ने 29 नवंबर तक बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। बैठक में एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारणों पर भी मंथन किया गया। बजरंग दास गर्ग ने बीजेपी सरकार पर धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश और प्रदेश के अंदर जोरदार जन जागरण अभियान देश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मीटिंग के अंदर अनेकों फैसले लिए हैं। ग्राम स्तर के ऊपर हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिसमें पदयात्रा, धरना, प्रदर्शन, लोगों के घरों में जाकर लोगों को चेताएंगे कि किस प्रकार इस सरकार के अंदर बेहताशा महंगाई बढ़ी है। बात करेंगे अंबाला की, जहां आयुष्मान भारत योजना के 3 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक 1.25 लाख पात्रों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी के कार्ड अगले 4 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 28 प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 15 करोड़ की लागत से 9,000 मरीज अपना इलाज मुफ्त करवा चुके हैं। वहीं 7 सरकारी अस्पतालों में 8 करोड़ की लागत से 5,500 लाभार्थी इलाज करवा चुके हैं। मैं पूरे जिले के निवासी ये बताना चाहूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना 2018 में सितंबर 23 को भारत में लॉन्च करी थी, उसमें उन्होंने प्रति परिवार 5 लाख का इलाज जो है वो मुफ्त दिया था। उस समय पर लगभग 1200-1300 बीमारियां कवर हो रही थी, लेकिन इस साल ही नया हमारा जो है वो आयुष्मान भारत का पैकेज 2 आया है। उसमें हमने जो पैकेज की संख्या तो ज़रूर कम हुई है, लेकिन बीमारियां बढ़ के लगभग 1800 के आसपास बीमारियां कवर करनी शुरू करती हैं। जब हम बाहर इसका डायलिसिस कराते थे तो उसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता था, जो हमारे लिए वहन करना बहुत मुश्किल होता था। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनके आयुष्मान कार्ड द्वारा हमें बहुत बड़ा सहारा लगा है।
सिरसा में धान की बम्पर आवक की वजह से अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। दूसरी मंडियों में भी धान की बम्पर आवक के चलते मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। धान के उठान का कार्य धीमा होने से व्यापारियों और किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी का दावा है कि जल्द ही धान उठान की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल सिरसा जिले में अब तक 27 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। रविवार और वीरवार को धान की खरीद नहीं करने का फैसला किया गया है ताकि मंडी से धान का उठान जल्दी से जल्दी करवाया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 27 लाख क्विंटल के करीब धान खरीद किया जा चुका है, जिसमें से पीआर जो है 15 लाख है और नॉन पीआर है जो 12,92,000 है। सिरसा मंडी में अब लगभग 9,68,000 क्विंटल धान खरीद हो चुका है, जिसमें से सरकारी धान जो है 2,30,000 क्विंटल है। रोहतक में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। रोहतक में एक दिन में डेंगू के 17 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक डेंगू के 362 मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों को डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूक कर रहा है। पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल, पीजीआई रोहतक में डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल बेड की भी व्यवस्था की गई है। एक्टिविटी शुरू से यही रही है कि हमने अपना सर्विलेंस बढ़ाया है। पिछले कई सालों से ये देखने में आ रहा था कि डेंगू के केसेस जिला रोहतक में काफ़ी ज़्यादा रहते थे और उसी दिशा में काम करते हुए हमने पहले अपने हाई रिस्क एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहाँ केसेस ज़्यादा डेंगू के निकलते हैं पिछले साल में या गत 2 वर्षों में, और उन एरियाज़ को चिन्हित करते हुए हम अपना सारा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और उसी के आधार पे इस साल हमने सीएचसी लेवल से अपनी जितनी भी फील्ड में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से भी सैंपल्स कलेक्ट करवाए हैं और वही कारण है कि थोड़े से केसेस हमारे बढ़े हुए आ रहे हैं। पलवल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए बुढ़ापा पेंशन बनवाने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सीएम फ्लाइंग दस्ते की शिकायत पर जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों सहित बुढ़ापा पेंशन का लाभ पाने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सीएम फ्लाइंग दस्ते को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने फर्जी उम्र और मेडिकल प्रमाण पत्र और फर्जी वोटर कार्ड के जरिए पेंशन हासिल की है, जिसके बाद गांव रीबड निवासी रामवीर, रामलाल, सतवीर, कमला, धर्मवीर, चतर सिंह, पुष्पा देवी सहित अन्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें मुकदमा नंबर हमने 882 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 420, 467, 6871 और 120B। बेसिकली इसमें क्या है कि 9 लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन का गलत अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर जगदीश की कंप्लेंट में केस रजिस्टर किया है। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। टोटल अब तक 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी गिरफ्तारियां होंगी और वो केस भी बढ़ सकते हैं। अंबाला नगर निगम की तीसरी बैठक हुई, जिसमें 2 मनोनीत पार्षदों को मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शपथ दिलाई। इससे पहले एक मनोनीत पार्षद की शपथ को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ, लेकिन बाद में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने संदीप सचदेवा को शपथ दिलवाकर मामला शांत किया। नगर निगम की बैठक में शुरुआती बहस और कुछ कानूनी अड़चन के चलते 9 मुद्दों के एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई। निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से पार्षदों की डिमांड थी कि उनके वार्ड में पूरे कर्मचारी उनको नहीं मिल रहे थे, ताकि वो अगले कुछ दिनों में उनको सारे प्रोवाइड किए जाएं। देखिए, अम्बाला शहर में जो सफाई की दयनीय स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है, उस मुद्दे को हम गंभीरता से ले रहे हैं। पहली मीटिंग से, जब से यह हाउस नया बना है, पहली मीटिंग से हम सफाई के मुद्दे को मुख्य तौर पर रख रहे हैं। आज भी हमने उसको मुख्य तौर पर रखा और हमारी मेयर महोदय ने ईओ को मैसेज किया है कि आप इमीडिएट जो नई लिस्टें तैयार की गई थी, जो 6 महीने से लटकाते आ रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ईओ साहब ने कहा है कि कल से जो सफाई कर्मचारी हैं सभी एरिया में बराबर तरीके से पहुंच जाएंगे। अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा एक विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का काम भी करे। उन्होंने कहा कि हमारे सदन की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हों, हमारी नीतियां, कानून भारतीयता को, भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला हो।
हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की तरफ से 28 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक कर रहे छात्रों के लिए ग्रेजुएट एंड ऑन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत मॉडल करियर सेंटर पर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी और प्रदेश भर में 7 मॉडल करियर सेंटर बनाए जाएंगे। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के मौके भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नवीन जी ने एक छोटा सा एक कार्यक्रम याद रखा है। तो सबसे पहले तरह जो है वो कौशल विकास निगम जो है वो ITI के विद्यार्थियों के लिए भी हमने जो है वो प्रदेश के 40 ITIs के विद्यार्थियों के लिए जो है वो मल्टी स्किलिंग का जो है वो ट्रेनिंग शुरू की है। स्किलिंग तो उनकी वहीं हो रही है क्योंकि किसी ना किसी ट्रेड में वो ITI कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 3 महीने की और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स किसी अन्य ट्रेड में उनकी वहाँ पे हो, तो इस तरह से उनकी मल्टी स्किलिंग और अप स्किलिंग करने का काम जो है वो कौशल विकास निगम जो है प्रदेश के 40 ITIs में कर रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि उन क्षेत्रों में अभियान चलाएगी जहां लंबे समय से कांग्रेस को जीत मिली है। कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश में 22 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत नहीं मिली है, उन क्षेत्रों में पैदल मार्च किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को कांग्रेस शिमला में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जनता के बीच में जा रही है और सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ, उन नीतियों से लोगों को अवगत करा रही है, चाहे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर, शून्य विकास को लेकर और समाज के हर वर्ग का जो उत्पीड़न ये सरकार कर रही है, किसान हो, बागवान हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, छोटे दुकानदार हो, छोटे उद्योगपति हों, उस उत्पीड़न के खिलाफ जनता में जो है इस सरकार के खिलाफ जनमत बनाने का प्रयास हो रहा है। धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर 2022 में विधानसभा चुनाव का फाइनल जीतने का दावा करके गए, तो पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सुधीर शर्मा ने कहा कि सेमीफाइनल नॉकआउट होता है, उसमें हार होने पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री को खेल का ज्ञान नहीं है। ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जन जागरण अभियान चल रहा है और इसमें जनता के पास जाकर के स्थानीय मुद्दे और जो देश और प्रदेश के स्तर के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करके उनकी समस्याओं को सुन करके कांग्रेस पार्टी जो है एक आने वाले समय के लिए रोड मैप तय करने जा रही है और पार्टी हाईकमान ने ये दिल्ली से ही सभी प्रदेशों को और सभी इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान से जुड़ें।